हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। बच्चों, हम मैथ्स की इस सीरीज़ में 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमको चौथा पार्ट पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स ऑफ मैथ्स। बच्चों, चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम जब कल पढ़ रहे थे तो हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, जो कि वीडियो बंद हो गया था और आपका पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको पहले हम ले लेंगे। क्वेश्चन था हमारा कि यदि 7 अंकों वाली संख्या 13, 4x, 5, 8y 72 से विभाज्य है तो 2x + y का मान निकालिए। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 7 अंकों वाली संख्या, तो पहले हम संख्या देखेंगे। लिखा है 134x 58y, ये 7 अंकों की संख्या है। बताया गया है कि अगर ये 72 से विभाज्य हो तो हमको निकालना है 2x + y का मान। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर 72 से विभाज्य होगी तो 72 के फैक्टर यानी गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी, यानी कि 8 और 9 दोनों ही 72 के फैक्टर हैं, तो इन दोनों से विभाज्य होगी। अगर इन दोनों से विभाज्य हो जाती है तो ये संख्या 72 से विभाज्य होगी। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने विभाज्यता के कुछ नियम पढ़े हैं, जिसमें हम पहला नियम 8 का नियम देख लेते हैं। तो 8 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि यदि लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारी संख्या 8 से विभाजित हो सकती है। तो चलिए इसको 8 से विभाजित कर लेते हैं। अगर हम लास्ट के 3 नंबर की बात करें तो लिखा है 58y। अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 × 7 = 56, यानी कि 56 तक तो आ ही गया। अब कितने बचे? 2। अब 8 से विभाजित होने के लिए 2 में हम ऐसा क्या लगा दें कि 8 से डिवाइड हो जाए संख्या। तो 8 के पाड़े में 24 आता है बच्चों, और इसके अलावा 2 में और कोई सी ऐसी संख्या नहीं आती जो 8 से विभाजित हो सके। तो यहाँ पर 4 आएगा, यानी कि y का नंबर हमने ज्ञात कर लिया। कितना आया? y = 4, है ना, क्योंकि 2 बचा है हमारे पास। अब हम 2 में ऐसा क्या लगा दें आगे, 2 के आगे y की जगह पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए। तो 2 के साथ अगर हम y की जगह पर 4 रख देंगे तो 8 × 24, यानी 8 से विभाज्य हो जाएगा। अर्थात y का नंबर हमको मिल गया बच्चों 4। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। संख्या है हमारी 134x 58y, जिसमें हमने y बराबर ऑलरेडी निकाल लिया है 4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 72 जो है उसके फैक्टर है 8 और 9, तो हमने 8 का नियम देख लिया। अब हम 9 का विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। बच्चों, आपको पता है कि 9 का विभाज्यता का जो नियम है वो कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इन सभी संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। तो y की जगह पर तो क्या आ गया बच्चों? 4। तो हम 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। अब 25 तो 9 से विभाज्य होते नहीं हैं, इसलिए x की जगह पर हम क्या रख दें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो हम x की जगह पर हम 2 रखें तो हो जाएगा 25 और 2 27, और 27 जो है वो विभाजित हो जाएगी किससे? 9 से। यानी कि x का मान हमने कितना निकाल लिया? 2, और y का मान हमने कितना निकाला था? 4। बस अब पूछा है 2x + y का मान निकालिए। 2x + y का मान, तो x की जगह पर हम रख देंगे 2 और y की जगह पर रख देंगे हम 4। ठीक है, जब इसका हम मान लिखा लेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और 4 और 4 8, 2 दूनी 4 और 4 और 4 कितना होगा बच्चों? 8, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन 8। कितना सरल था क्वेश्चन, देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना भारी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आया हो तो यहाँ भी मैंने अपनी भाषा में लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। दिया है 8 अंकों की संख्या 30x 0867y को 88 से डिवाइड किया जाता है, तो 3x + y का मान बताइए। इसमें भी बच्चों बिल्कुल वैसा ही करना है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे रही हूँ। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक। चलिए अभी हमने विभाज्यता के नियम पढ़े,
कुछ और रूल्स भी पढ़े थे हमने और साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। लगभग 16 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज वीडियो के लास्ट में हम 17, 18, 19, 20 और 21 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए लगातार वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भिन्न के बारे में। बच्चों, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। फ्रैक्शन ये हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस यहाँ एक रिवीजन के तौर पर हम नोट्स बना रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। बच्चों देखते हैं, कोई भी संख्या जब p/q के फॉर्म में होती है तो वो भिन्न कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर जो p का मतलब होता है वो होता है न्यूमरेटर, यानी कि आप हिंदी भाषा में उसे अंश बोलते हैं, और q का मतलब होता है डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी भाषा में आप हर बोलते हैं, यानी अंश बटे हर। अगर हम नॉर्मली बात करें भिन्न की, तो नॉर्मली जो भिन्न है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है उचित भिन्न, जैसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है अनुचित भिन्न, जिसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अगर अनुचित भिन्न और उचित भिन्न में अंतर किया जाए तो बच्चों, उचित भिन्न जो होती है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं, उसे देख लीजिए आप 1/2, 3/5, 5/7। बच्चों आप यहाँ देखते चले आ रहे हैं कि जो ऊपर की संख्याएं हैं वो नीचे की संख्याओं से छोटी हैं, यानी कि अगर हम भाषाई बात में कहें तो अंश हर से छोटा है। तो जिन भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो होती हैं प्रॉपर या उचित भिन्न, और जिन भिन्न का अंश बड़ा होता है हर से वो होती हैं इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न। देख लीजिए यहाँ पर ये 3/2 लिखा, यानी अंश बड़ा है हर छोटा है। 5/3 लिखा हुआ है, अंश बड़ा है हर छोटा है। तो ये तो बात हो गई प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। आगे चलते हैं, हम आगे जाकर इम्प्रॉपर भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अनुचित भिन्न जो होती हैं उनको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए लिखा है 3/2, 3/2 में अंश बड़ा है हर से। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? हम भाग लगाएंगे 2 का 3 में, तो जैसे ही 2 का भाग 3 में हम लगाते हैं तो 2 एकम 2 यानी कि एक बार, और 1/2 यानी कि ये हो गया 1 सही 1/2। ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर आगे आप 5/3 का भी मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो आएगा 1/2/3। यहाँ पर कई बार हमको मतलब नहीं पता होता कि 1 सही 1/2 का मतलब क्या है। तो 1 सही 1/2 का मतलब होता है बच्चों 1 + 1/2, यानी कि हम चाहें तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि मिश्रित भिन्न को भी हम अनुचित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, और फिर 1 + 1 माने कि 3, तो 3/2, और हमने इसी से बनाया था, यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर लौट सकते हैं। देखिए 5 सही 2/3 ये था, तो हम कर देंगे 5 × 15, 15 और +2, 15×2 17 और 17/3। तो इस तरह से भिन्न। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमको आता है, ये क्यों बता रही हैं मैम, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस भिन्न वाले टॉपिक से आने वाले कुछ क्वेश्चंस पर। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो भिन्न से आता है, सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देख लेते हैं बच्चों, 2/3 + 4/5। अब बताते हैं क्या, यानी आपको सॉल्व करना है इसे। अब है तो ये भिन्न, तो आप बच्चों बहुत अच्छे से जानते हैं इसको नॉर्मली सॉल्व किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम? 2 पंजे 10, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 और 12 कितना होता है? 22, और ये हो गया 15, यानी 22/15। आप समझ रहे होंगे। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका अभी मैं आपको बता दूंगी, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये हो गया सॉल्व। अब चूँकि ये वाला जो चीज़ है ये कैसी है? आपकी अनुचित भिन्न, उसमें आ गया अनुचित भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
अब अगर ऑप्शन ये दिया हो तो ठीक है, नहीं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। 15 का भाग लगाएंगे 22 में तो एक बार जाएगा 15 एकम 15, ठीक है, और 7 बचेंगे और 7/15। इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन दिया हो वैसा काम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने दे रखा है। यहाँ लिखा है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। बच्चों इसको भी हम उसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो एलसीएम लेके अगर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए कर लेते हैं। अगर 3, 4 और 2 का मैं एलसीएम निकालूंगी तो कितना आएगा 12। फिर 2 का दूंगी मैं गुण, इसमें भाग करूँगी तो कितना आएगा 6 और 6 एकम 6। फिर 3 चौक 12, 4 दूनी 8। फिर करूँगी आपका 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, ठीक है। इस तरह से हम इसमें एलसीएम निकाल लेंगे 12। चलिए देख लेते हैं, मैंने सॉल्व कर रखा है। देखिए बस हमने निकाला 6, 8, 9 और 12 हमने एलसीएम निकाल ही लिया था। सबको जोड़ दीजिए 23/12, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आप इसे 12 का भाग देंगे 23 में तो आपका आ जाएगा 1 सही 11/12। तो इस तरह के क्वेश्चन भी सीटेट, एमपीटेट के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। सीटेट और ऑल इंडिया टेट लेवल के एग्जामिनेशन में प्राइमरी लेवल पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इजी वे में मैंने बता दिया। चलिए देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस और आगे टफ कैसे होते जाते हैं, वो भी हम फॉर्म देखते जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन ये आ गया आपका, जो कि उन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में उन्होंने क्या किया, आपको दे दिया है 2 सही 1/2, 3 सही 2/3, 4 सही 3/4। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, पहले इन सबको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो ये आपने लिख दिया 9। अब इन फ्रैक्शंस को लगा लेते हैं हम, 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, 2/3 प्लस 3/4, ठीक है। इस तरह से आपने जैसे लगाया, फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम ले सकते हैं। और ये हम अभी ऊपर ही सॉल्व करके आए हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम है ना। तो देखिए हमने अभी क्या सॉल्व करके आए हैं ऊपर, तो हम ये सॉल्व करके आए हैं, क्या आया था 1 सही 11/12। तो हम इसे दोबारा सॉल्व ना करके डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा भाई 9, इसका जो एलसीएम निकला था वो निकला था 1 सही 11/12। तो यहाँ 9 और 1 10, 11/12, 10 सही 11/12। बहुत इजी वे के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर नंबर दिलाएंगे, क्योंकि ये सब आप कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भिन्न का। लिखा हुआ है आपका 11 सही 7/25, 3 सही 2/5, 4 सही 3/5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको ऐड कर लेंगे। 11 और 3 होते हैं आपके 12, 13, 14, 14 और 4 होते हैं आपके 18। फिर हमने लिखा 7/25, फिर लिखा 2/5, फिर लिखा 3/5। तो इसका एक तरीका ये भी है, डायरेक्ट आप एलसीएम निकालेंगे, थोड़ा बड़ा एलसीएम आएगा। अगर आप इसको अगर आप एलसीएम एक कॉमन फैक्टर के रूप में निकालना है तो आप ऐसा कर लेते हैं, ये जो 5 है और ये जो 5 है, थोड़ा सरल हो जाता है सवाल। इसको भी आप 25 बना लीजिए। इस 5 और इस 5 को 25 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 में 5 का गुणा होगा। अगर इसमें 5 का गुणा होगा तो ऊपर वाले में भी 5 का गुणा होगा, और इधर अगर 5 का गुणा होगा 25 बनाने के लिए तो इधर भी 5 का गुणा होगा। तो हमने यही किया है। क्या किया, 18 हमने लिख लिया, और ये 7/25 तो ये था ही। इसमें ऊपर वाले में 2 में 5 का गुणा किया तो आ गया 10 और 5 25। फिर 3 में 5 का गुणा किया, 3 पंजे 15 और 25। अब कॉमन हो गया 25, तो 25 कॉमन आ ही गया। बाकी सबको हम जोड़ लेते हैं जब कॉमन होता है तो 15, 10 और 7 आपने टोटल कर लिया तो कितना आ गया 32। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे सॉल्व करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए ये तो हो गए आपके कुछ सरल सवाल, ठीक है। 1-2 सवाल और देख लेते हैं, जिनमें एक ये सवाल आपको करके लेके आना है, इसके कमेंट करके मुझे बताना है, या तो व्हाट्सएप पर करें या फिर आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल दिया है मैंने 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 3/4 माइनस 1 सही 1 सही 2/3, ठीक है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब एक बात नॉर्मली बताइए बच्चे, ये जो माइनस का है तो माइनस का है तो ये प्लस वाले से थोड़ा अलग है, तो पहले हम प्लस प्लस का कर लेते हैं। अगर हम प्लस प्लस का करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ 2 और यहाँ लिखा है 3।
अगर हम 2 और 3 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 2 और 3 5, ठीक है 5 ही हो गया। अब यहाँ तो ये 4 और 4 क्या दिया है कॉमन, जब कॉमन दिया होता है जो हर होता है वो जब कॉमन होता है तो ऊपर की जो अंश होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो 3 और 1 4, जब 4 को आप 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 1, है ना। इसलिए आगे हम जब चलेंगे तो आ गया हमारा 5 + 1, ठीक है। अब माइनस में बचा 1 सही 1 सही 2/3, तो आराम से आप इसे कर देंगे 6 - 1 सही 2/3। फिर क्या करेंगे आप 3 एकम 3 और 3 और 2 5, ठीक है। तो आप आराम से आगे करते जाएंगे। यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए आगे आप सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 6 - 5/3, ये आ गया। सॉल्व करने पर क्या किया 3 एकम 3 3 और 2 5, तो 5/3 ये आ गया। बस ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 6 × 18, तो यहाँ लिखेंगे हम 18, फिर 18 में से 5 जाएंगे, यानी कि आपको टोटल सॉल्व करना 18 में से 5 गए 13 बचे, 13/3 आपका आंसर रहेगा। तो बिल्कुल इजीली वे में फ्रैक्शंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ सॉल्यूशन भी लिख दिए हैं, तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं और एक एक टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको आप नोट्स बनाकर अपना एग्ज़ाम के समय इन सबको पढ़ के जा सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं आपके एग्ज़ाम के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हम बहुत सारा नहीं पढ़ सकते उस समय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ एक सीटेट में पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, मतलब ये कह सकते हैं क्वेश्चन के नाम पर धब्बा है ये, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं हम। 2 सही 1/2 प्लस 5 सही 5 सही 3/2 माइनस 1 सही 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जब भी चीज़ अगर एक माइनस में है, माने कि आप ये देखिए यहाँ पर कि ये जो माइनस वाला जो पोर्शन है, अगर ये माइनस वाला पोर्शन है तो आप जानिए ये सब माइनस में होंगे और ये सब प्लस में है। अगर माइनस और प्लस सेम डिजिट्स होती हैं तो वो कट जाती हैं, आपको भी पता है। तो आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। चलिए, अगर हम एक नॉर्मली बच्चा जो गणित में बहुत ज़्यादा महारत नहीं, तो वो उसे नॉर्मली सॉल्व करेगा। नॉर्मली सॉल्व करने के लिए क्या करेगा 2 और 3 5, 5 और 2 7 कर देगा। फिर 1/2 और 3/2 को साथ में लिखेगा और उसे पता है कि भाई दोनों क्या नीचे क्या है, जो हर है वो समान है, इसलिए इनको जोड़ लेगा तो 3 और 1 4, फिर हो जाएगा आपका 4/2, ठीक है। तो इस तरह से वो सॉल्व कर लेगा। 4/7 सही 4/2 ले आएगा। इधर जब वो सॉल्व करेगा तो वो आ जाएगा आपका 4 सही 4/2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कर लेंगे आराम से हम इसको सॉल्व। 3 और 1 4 होते हैं और 1/2 और 3/2 ले आएगा प्लस में, फिर 2 यहाँ पर क्या है कॉमन है, इसलिए 3 और 1 4, तो 4/2। अब 4/2 ये प्लस के हैं और 4/2 ये माइनस के हैं, तो ऑब्वियसली ये कट जाएंगे। तो बचा आंसर अपना 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये संख्याएं कैसी हैं, माइनस की हैं। अगर प्लस की संख्या और माइनस की संख्या कॉमन लग रही हैं तो वो कट जाएंगी। जैसे 3/2 से 3/2 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। आपस में जोड़ेंगे 5 और 2 7, और आपस में जोड़ेंगे 3 और 1 4, और 7 में से 4 गए तो कितना बचा 3। आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई 2/5 में कितने 1/10 हैं, 6/11 में कितने 1/20 हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2/5 में कितने 1/10 हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 2/5 और यहाँ भाग किससे करना है 1/10, यही पूछा ना कितने। तो जब भी हम इस तरह का फ्रैक्शन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्या को पलटने के लिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, और जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है और नीचे की संख्या है जो है वो ऊपर आ जाती है। जैसे 2/5 को जब मैं कितने के लिए सॉल्व करूँगी तो ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर, या डायरेक्ट आप केवल 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो 2/5 में कितने 1/10 हैं 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने सॉल्व करके आंसर भी लिख रखा है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए सॉल्व करके आंसर भी लिख रखा है।
चलिए 1/4 में कितने 1/8 है, वही करना है, 1/4 का इंटू करना है 8 से, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो आराम से आंसर आ गया 2 ऑप्शन। चलिए ये तो था सरल क्वेश्चन। अब देख लेते हैं थोड़ा इसमें से हल्का फुल्का सा आगे का। चलिए, एक महिला के पास 3 दर्जन टॉफ़ी है, ठीक है। उसने 1/3 एक्स को दे दी, 1/4 वाई को दे दी और 1/3 एक्स को दे दी, 1/4 वाई को दे दी, 1/6 जेड को दे दी। तब उसके पास कितनी बची, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम 3 दर्जन देख लेते हैं, क्या होता है, 36 होता है, 12 तिया 36। अब 36 में से जब 36 का हम 1/3 देंगे एक्स को, तो आपको पता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 तो उसने दे दी एक्स को, ठीक है। प्लस 36 का 1/4 दे दिया उसने वाई को, यानी 4 नाम 36, तो 9 दे दिया उसने वाई को। और 36 का आपका 1/6 यानी कि 6 6 36, तो 6 टॉफ़ी उसने दे दी जेड को। अब उसके पास कितनी बची, टोटल कितनी थी, 36 थी, तो 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 6 27, माने 27 टॉफ़ी आपकी चली गई 36 में से, सही है ना। 12 और 9 है ना, 12 8 20, 12 9 21, 21 और 6 27, 36 में से आपकी 27 टॉफ़ी चली गई, तो टोटल कितनी बची ये आप आराम से बता सकते हैं। एक बार मैंने इसे सॉल्व भी कर दिया है यहाँ पर, तो आप आराम से देख सकते हैं, यानी कि 36 - 27 बराबर 9 टॉफ़ी बची। एक बार और देख लीजिए, 3 दर्जन उसके पास टॉफ़ी थी, 1/3 जो था वो एक्स को दिया था उसने, 1/4 वाई को दिया था, 1/6 जेड को दिया, ठीक है। 12 9 और 6 कम हो गई टॉफ़ी, यानी टोटल 27 टॉफ़ी कम हो गई। 36 में थे, 36 में से 27 गए, तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया है। कह रहे कोई महिला ने पिज़्ज़ा खाया, कितना खाया, 1/4 भाग खा लिया तथा शेष भाग 12 बच्चों में बांट दिया बराबर बराबर, तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला। अब देखिए, एक पिज़्ज़ा है, उस महिला ने इसका 1/4 खा लिया, माने 4 भाग में डिवाइड है, ये वाला 1/4 खा लिया। अब एक नॉर्मल बात है कि पिज़्ज़ा के 4 भाग करके 1/4 भाग उसने खा लिया, तो ऑब्वियसली बचा कितना हमारे पास, 1/4 वो खा गई, तो बचा कितना, 3/4, ठीक है। अब 3/4 पार्ट जो है वो 12 बच्चों में हमें क्या करना है, 12 बराबर बराबर बांटना है। तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर, यही तो करेंगे ना, कि अब हम 12/1, या फिर आप ऐसे कर लो, 3/4 को कर लो 12/1, या फिर 1/12। देखो सॉल्यूशन मैंने इसका कर दिया है, तो वो आप उस तरह से वहीं देख लें। चलिए, 3/4 पार्ट इसका बच गया है, तो आप क्या कर लें, मैंने वही कहा आपसे कि आप भाग लगा लें या तो डायरेक्ट। अब भाग को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 1/12 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आराम से कर सकते हैं आप, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, माने 1/16 भाग जो है वो बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया। तो आंसर के रूप में ये भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। आज के नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए, थोड़े थोड़े से हम कंप्लीट करते जाते हैं और आपको मज़ा भी आएगा इससे और बोर भी नहीं होंगे आप। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके डिवीज़न से, क्वेश्चन जो है वो आपका डिवीज़न से क्वेश्चन पूछा है। 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से ही विभाजित करना है, तो भागफल बताइए। तो कई बार जो बच्चे हैं वो उसका विभाजित करके आंसर लगा देते हैं 1 1 1, जो गणित को छूते नहीं हैं, मतलब गणित से डरते हैं या नहीं करते, तो आराम से बढ़िया उनने कहा 567 एकम 567, 567 एकम 567, ऐसा। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम अगर इसे लिख लेते हैं, तो मैं 1 मिनट रुकिए, यहीं मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये तो क्वेश्चन है आपका, और ये आपका सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 567 से अगर हम पहली बार में करते तो आता 1, फिर हम लिख देते 567, बिल्कुल सही। अब हम उतारते ऊपर से क्या, 5, तो 567 का भाग 5 में जाता नहीं, तो हम क्या लगाते, 0, और 0 लगा के क्या उतार लेते, 6।
फिर 56 में भी नहीं जाता तो हम क्या करते, 0, फिर क्या उतार लेते, 7, फिर 567 एकम 567, ये हो जाता। फिर उतारते हम क्या, 5, अब 5 में फिर नहीं जाता तो क्या लगाते, 0, फिर 6 उतारते, फिर नहीं जाता तो क्या लगाते, 0, फिर 7 उतारते, फिर जाता एक बार, यानी कि 567 एकम 567। ये उसका सॉल्यूशन होता है, यानी आंसर होगा 1001 तो आंसर इसका जो होगा वो होगा आंसर नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आपको ये विभाज्यता के नियम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो आप प्राइमरी लेवल की पढ़ रहे हैं उनमें सब ये सब दिया हुआ है, और ये सब आपको नहीं आएगा तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए इतने आसान लेवल के सवाल प्राइमरी लेवल में पूछे जा रहे हैं, बेसिक हैं ये। ठीक है, संख्या 100 के सभी गुणनफंडों का योगफल बताना है। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 इज़। ठीक है, तो सबसे पहले 100 के गुणनखंड निकाल दो। गुणनखंड निकालना तो आप सबको आते ही होंगे कि भाई ऐसा किया हमने, 2 से विभाजित किया, 2 पंजे 10, ये हो गया। फिर 2 से किया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर किया 5 से, फिर 5, फिर किया 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि हमने देखा तो निकले 2 के 2 और इंटू 5 के 5, 5 के भी 2। ठीक है, योगफल योगफल निकालना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको हम थोड़ा सा। अब देखिए, जब भी हम सम निकालते हैं किसी चीज़ का, यानी कि 2 गुणनखंड है ना ये, तो हमने क्या निकाला, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब जब भी हम सम निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम हमेशा 0 से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं, 0 से। तो हम क्या करेंगे, 2 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, यहाँ तक होता है वहाँ तक ले लेते हैं। अब चूँकि गुणनखंड है, यहाँ तो लग गया प्लस। ठीक है, फिर आ गया आपका, ये हो गया कोष्टक में, और फिर आ गया आपका 5 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे आप जैसे ही, तो 2 की घात 0, जब भी किसी की घात 0 लिखी होती है तो उसका मतलब होता है 1, प्लस 2 की घात 1 कितना होगा, 2 की घात 1 2, प्लस 2 की घात 2 कितना होगा आपका 4। ठीक है, इसी तरह से हम 5 की घात 0 का मतलब क्या रहेगा, 1। ठीक है, 5 की घात 1 का मतलब क्या रहेगा, 5, और 5 की घात 2 का मतलब क्या रहेगा, 5 25। ठीक है, ये हो गया ये कोष्टक में, ये हो गया ये कोष्टक। अब हो गया गुणनखंड। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं, 4 और 2 6 और 1 7 और 25 5 1 31, 7 का 31 में आप गुणा करेंगे तो आएगा आपका 217। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हमने क्या किया है, 100 के गुणनखंड निकाले। गुणनखंड आया 2 बार 2 का और 5 बार 2 का, धनात्मक है। तो अभी हम यहाँ जब इनको करेंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे अभी आगे। चलिए, फिर हमने सॉल्व किया सबको, 217 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत सरल। कह रहे हैं संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है, शेषफल क्या है। तो आपको 9 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तो भाल हो जाता है। आपको पता है 9 का विभाज्यता का नियम कहता है 9 के सभी जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कर लेते हैं, 9 और 7, तो 9 और 7 कितने होते हैं, 15। 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 7 16। ठीक है, 16 और 7 16, 17 18 19 20 21 22 और 1 23, यानी कि आपका आ गया 23। अब 23 को आप 9 से भाग लगा दो, तो 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, कितना टोटल बचा, 5। तो आंसर हो गया आपका 5। ठीक है, विभाज्यता का नियम आपको याद है, जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर, आज का अगला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए आप। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर, ठीक है, उसका भाग 1/3 रह जाता है। कितना रह जाता है, 1/3।
सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली रुपया 25 प्रति किलो से लाती है। ठीक है, अगर मान लो कि वो 1500 किलो लाई और अगर 1500 किलो का 1/3 रह गया तो 3 पंजे 15, यानी कितना रह गया? 500 किलो रह गई। मछली कितनी रह गई? 500 किलो। सबसे पहली बात तो यही थी। ठीक है, अब ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से लाई थी, है ना, यानी कि अगर 1500 किलो लाई थी और 25 रुपये किलो के भाव से लाई थी तो 25 में 1500 का भाग लगाएंगे तो आएगा आपका 37,500। ठीक है, उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर वह बेच देती है। ठीक है, सुखा लेती है और 80 रुपये किलो के भाव पर 80 प्रति किलो के भाव पर वह बेच देती है। वह इस प्रकार कितना कमाती है? तो आप नॉर्मली बात देखना, मैंने आपको बता दिया कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा कि जो ताज़ा मछली जो थी वो 1500 के किलो लाई थी, जिसका क्या रह गया था? 1/3। तो 1/3 यानी 500 kg रह गई वो। अब 500 kg जो मछली थी उसको उसने 80 रुपये के भाव से बेच दिया। तो 80 रुपये के भाव से जब 500 को बेचा तो मिले उसको कितने? 40,000। कितने? 40,000। ठीक है ना, देखो आप कितने मिले? 40, 8 पंजे 40, 40,000। जबकि जब 1500 किलो जो मछली थी उसको उसने कितने भाव से ख़रीदा? 25 के भाव से, तो मिली उसको कितने की थी? 37,500। 37,500। ठीक है, अब 40,000 में से 37,500 आप घटाएंगे तो आपका घटाने पर बचेगा कितना? 2,500। कितना बचेगा? 2,500। यानी कि उसने कितना कमा लिया? उसने कमाया 2,500 रुपये। ये आपके आंसर होगा। ठीक है, 2,500 रुपये। ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूँगी। बात समझ में आ गई? आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन अब देख ले रहे हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है। 750 ml। कल हमने ml, किलोमीटर ये सब पढ़े थे, किलो, लीटर, हेक्टा, चलिए मिलीलीटर, उनकी एक सीरीज़ पढ़ी थी। चलिए, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक कर दिया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या बताइए। सबसे पहली बात तो मैं आपको जब बता देती हूँ कि जब भी आपसे संख्या पूछी जाए, माने नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ जार, नंबर ऑफ कार्टन, नंबर ऑफ बोतल, ऐसा पूछा जाए तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे आपका कि नंबर ऑफ, यहाँ कार्टन है तो हम कार्टन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्टन बराबर टोटल क्वांटिटी बटे क्वांटिटी ऑफ, माने कि जो कुल मात्रा है वो, और क्वांटिटी ऑफ आ बोतल या कार्टन, माने एक कार्टन की मात्रा, पूरी कार्टन की मात्रा और एक कार्टन की मात्रा। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बोतल, नंबर ऑफ जार, नंबर किसी का भी नंबर ऑफ पूछा, संख्या पूछी जाए, कुल संख्या। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं कि एक बोतल जो है उसमें कितना, एक बोतल जो है उसमें कितना आ जाता है? 750 ml, यही है ना। तो 6 बोतलों में कितना आएगा? तो हम क्या कर देंगे भैया, 6 × 750 ml, यही तो करेंगे। यानी कि इसमें लिखा हुआ है आगे देखो कि ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 6 बोतल बराबर एक कार्टन है, 6 बोतल बराबर एक कार्टन हो गया। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं आपसे कि 450 लीटर जूस के लिए, यानी टोटल जूस कितना है। अब हम अगर नंबर ऑफ़ कार्टन निकालेंगे तो 450 लीटर माने टोटल जूस कितना है अपना? 450 लीटर। और हमें यहाँ क्या दिया है? मिलीलीटर में। तो जब हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000 का गुणा। मैं अलग से लिख देती हूँ,
नंबर ऑफ कार्टन निकालना है हमको। तो हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 450 लीटर। और 450 लीटर को जब हम ml में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1000। ये हो गया। प्लस नीचे हमें लिखना था क्वांटिटी ऑफ अ बोतल, माने कि एक कार्टन की संख्या। तो आपको पता है कि एक कार्टन की क्वांटिटी कितनी है? 6 × 750, यही निकाली थी हमने। एक कार्टन में कितनी आ रही है? 6 बोतल। और 6 बोतल में कितना बड़ा है? 750 ml के हिसाब से 6 × 750 ml। बस सॉल्व हो गया। अब आप काटा पीटी कर लेना। काटा पीटी जैसे ही आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 100 ml। 100 कार्टन। काटा पीटी जब आप करेंगे तो कार्टन की संख्या निकालें। हाँ, तो आपको आ जाएगा 100 कार्टन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100 कार्टन। 100 आपका आंसर रहेगा, 100 आपका आंसर रहेगा। चलिए, ये थे इतने सारे क्वेश्चंस। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। 450 लीटर को हमने मिलीलीटर में चेंज किया था, ठीक है ना। मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 450 में हमने 1000 का भाग लगा दीजिए। इस तरह की सीरीज़ आपको रोज़ मिलती रहेंगी, तो बने रहिए पूजा सक्सेना चैनल पर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।